नमस्कार दोस्तों, शीर्ष प्रसिद्ध पिक्चर्स चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग जानना चाह रहे थे कि मैंने बूचा फ़िल्म जो है वह कैसे बनाई और वो भी बहुत ही कम बजट में। कह सकते हैं आपकी एक तरह से ज़ीरो बजट। देखिए, सबका अपना-अपना तरीका होता है बनाने का और जिनके पास बजट होता है तो अपने हिसाब से प्लानिंग करते हैं, फ़िल्में बनाते हैं और जिनके पास बजट कम होता है, वही उसी हिसाब से बनाते हैं। कहने का मतलब जिसके पास जितनी रिसोर्सेज़ है उसके हिसाब से वो काम करते हैं। तो मेरे पास जो रिसोर्सेज़ था मैंने उस हिसाब से काम करना शुरू किया। मेरी बात करें तो सबसे पहले मैंने बूचा की राइटिंग कंप्लीट की और मैंने पहले के भी कुछ वीडियोज़ में बताए हैं कि मुझे करीब 2 साल के आस-पास लगे इसकी राइटिंग कंप्लीट करने में, पूरी फ़िल्म कंप्लीट करने में, यानी कि स्क्रिप्ट के तौर पे। क्योंकि क्या था कि मैं नया था और किसी से मैंने सीखा नहीं था कि कैसे राइटिंग किया जाता है, कैसे स्क्रिप्ट लिखी जाती है, कैसे स्क्रीन प्ले डेवलप किया जाता है। तो सब कुछ खुद से ही सीखा और हाँ, कभी-कभी कुछ वर्कशॉप अटेंड करने का मौका मिला तो बिल्कुल करता था और ज़्यादातर मैंने सिनेमा देखा, वर्ल्ड सिनेमा बहुत सारे मैंने देखे और उन पे रिसर्च किया, स्टडी किया, सीन वाइज़ स्टडी करता था और जो भी सिनेमा मुझे अच्छी लगी, चाहे वो ब्लैक एंड वाइट सिनेमा थी या फिर कलर सिनेमा था, तो मैंने काफ़ी ढूँढ कर उनकी स्क्रिप्ट मैंने निकाला नेट से। तो मैं उन स्क्रिप्ट को पढ़ता था कि उन्होंने कैसे लिखा है, किस तरह से उनको फ़िल्माया गया है। क्योंकि हम जो स्क्रिप्ट लिखते हैं फ़िल्म के लिए, जब आप शूट पे जाते हैं, तो काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है। तो वो शूटिंग स्क्रिप्ट कहलाता है। क्योंकि आप जो लिख कर जा रहे हैं, हूबहू वही चीज़ नहीं रहता है सेट पे, क्योंकि सेट का जो एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग रहता है और वहाँ पे आपको अ, अपनी क्रिएटिविटी से सारा कुछ वो शूट करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि जो भी लिख लिया वहाँ पे जाएँगे वैसे-वैसे कर लेंगे। हाँ, वो तैयारी बिल्कुल काम आता है, लेकिन जब प्रैक्टिकली आप काम करना शुरू करते हैं, तो काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है। इसलिए आपने सुना भी होगा कि आप जो 100% जो स्क्रिप्ट जो है, जो आप लिखे हैं और जब सेट पे आप जाकर शूट करेंगे, तो 60% 70% तक ही वो हो पाता है। तो मैंने भी इस तरह से सेल्फ स्टडी करके काफ़ी रिसर्च करके और धीरे-धीरे मैंने जो भी स्क्रिप्ट पे काम करना शुरू किया और फिर फाइनली उसको 2 साल के आसपास में पूरा कंप्लीट किया। हाँ, मेरी एक हैबिट थी कि मैं लिटरेचर की किताबें बहुत पढ़ता था और ये सिनेमा में आने के बाद नहीं, जब मैं स्कूल में भी पढ़ता था तो मुझे अपने जो सिलेबस है कोर्स के अलावा जब मुझे वक़्त मिलता था तो मैं प्रेमचंद की किताबें, लियो टॉल्स्टॉय की किताबें, तो इस तरह से मुझे कहानियाँ, नोवेल पढ़ने का बहुत शौक था। तो कह सकते हैं एक हैबिट था जो मुझे आगे तक काम आया और हाँ, जब मैं सिनेमा में आया, तो जब मैं सीख रहा था, सब कुछ लर्न कर रहा था, तो उन दौरान तो उस समय पर मैंने शॉर्ट स्टोरीज़ लिखना शुरू किया। तो जब मैं नया-नया मुंबई आया था, तो मुझे कहीं कुछ भी पता नहीं था, तो मैं काफ़ी घूमता रहता था, तो एक जगह पता चला कि बॉम्बे में एक पृथ्वी थिएटर है, जहाँ पे कई सारे अच्छे-अच्छे प्लेज़ होते हैं और जो बेहतरीन डायरेक्टर्स लोग हैं प्ले के, वो वहाँ पे अपना शोज़ करते हैं। तो मैं वहाँ भी मेरा आना-जाना शुरू हुआ और एक मौका मिला तो फिर मैंने थिएटर ग्रुप भी जॉइन किया। अरण्या नाम का एक थिएटर था, जिसके डायरेक्टर थे मानव कौर। तो उनके साथ करीब मैंने 1.5 साल काम किया। तो जब मैं पृथ्वी थिएटर जब मैं कर रहा था, तो उसके बाद जब मुझे वक़्त मिलता था, तो मैं शॉर्ट स्टोरीज़ आके घर पे लिखता था। जहाँ मैंने रूम ले रखा था, बैचलर जब मैं रहता था। तो जो भी मैं निकलता था बाहर और जो भी चीज़ मैं ऑब्ज़र्व करता था, चाहे पृथ्वी थिएटर का हो या फिर मार्केट का हो या रास्ते में हो या कहीं भी हो, जैसे बीच पे चला गया उधर, तो कोई भी कैरेक्टर मुझे अपील किया, तो मैं उसको लेकर कहानी लिखना शुरू कर देता था, शॉर्ट स्टोरी। और फिर क्या होता है, एक चीज़ मैंने अनुभव किया है कि जब आप शॉर्ट स्टोरीज़ लिखेंगे या कुछ भी इस तरह की कहानी आप लिखेंगे, तो लिखते-लिखते ही आपके थॉट में एक नया आइडिया भी क्रिएट होता है। जैसे जब मैं लिखा करता था, तो मैं बॉम्बे के हिसाब से जो ऑब्ज़र्व कर रहा था, मैं लिख रहा, तो लिखते-लिखते तो गाँव की भी कुछ चीज़ें वो ज़हन में आ जाती थीं, तो वहाँ से कुछ आइडिया और निकल आते थे। तो उन सब पे भी कहानियाँ मैं लिखने लगा। फिर जब मुझे मौका मिलता बीच में, तो मेरा मेरा होम टाउन पटना है, तो मैं पटना आता था, तो पटना भी वैसे ही मैं अपना मेरा सर्कल है, तो वहाँ भी मैं घूमता था। कभी गांधी मैदान चला गया, फिर खुद से सब्ज़ी मंडी जाता था सब्ज़ी लाने, तो वहाँ भी कुछ लोगों को ऑब्ज़र्व किया, तो उनके ऊपर कहानियाँ लिखने लगा। तो इस तरह से मेरा जो है शॉर्ट स्टोरी जो है, वो लिखने की एक आदत बन गई और उस दौरान मैंने करीब
44-45 शॉर्ट स्टोरीज़ का एक कलेक्शन मैंने तैयार किया। अब तो लिख नहीं पाता हूँ क्योंकि अब सिनेमा में आ गया हूँ, तो अब स्क्रिप्ट ही लिखता हूँ, क्योंकि स्क्रिप्ट लिखने में भी काफ़ी समय जाता है। तो सिनेमा में आने के बाद से मैंने 5-6 स्क्रिप्ट लिखे, क्योंकि क्या होता है कि जब आप स्क्रिप्ट लिखते हैं, जब मैं भी पहली बार जो मेरी स्क्रिप्ट थी बूचा से पहले, वो एक पॉलिटिकल ड्रामा मैंने लिखा था और उसके अलावा एक फैमिली ड्रामा भी था। तो क्या होता है कि जब ज़्यादा अनुभव नहीं होता है, तो पहले तो मैंने सोचा था कि चलो ये पॉलिटिकल ड्रामा ये लिखा है, इसको लेकर सब जगह जाएँगे, अगर कोई इसको फ़िनांस के लिए रेडी होता है तो फिर काम करेंगे। तो फिर क्या होता है कि समझ में आता है कि नहीं, नहीं अभी इस तरह का बहुत बड़े बजट का शुरुआत में अभी वो दौर नहीं आया है, और एक यंग लड़के को मौका भी देना नहीं चाहता है कि जिसका सिनेमा का कोई अनुभव ना रहा हो। सिनेमा कहने का मतलब है कि अगर आपने कोई फ़िल्म डायरेक्ट नहीं किया है तो आप पे कोई दाँव नहीं लगाएगा, वो भी 10 करोड़ 15 करोड़ की बजट की फ़िल्म, क्योंकि पॉलिटिकल ड्रामा काफ़ी बड़ी फ़िल्म थी, इसकी बजट काफ़ी ज़्यादा थी। तो फिर मुझे समझ में आया कि यहाँ पे एक तो बहुत मुश्किल से ही मौका मिलता है और शुरू में तो कोई इतना लगाएगा नहीं। हालाँकि मैंने कोशिश की थी, फिर समझ में आया कि चलो शुरुआत एक छोटे बजट से ही करते हैं, या फिर बिल्कुल ना के बराबर हो। क्योंकि उस केस में मान लीजिए कि अगर कोई फ़िनांस करने को तैयार ना भी होता हो, तो कम से कम खुद से उस प्रोजेक्ट पे हम काम शुरू कर सकते हैं। तो ये करते-करते ही समझ में आता है। तो सब स्क्रिप्ट मैंने साइड पे रख दिया और फिर मैंने बूचा लिखना शुरू किया। तो फिर बूचा मैंने कंप्लीट की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बूचा जब मेरी पूरी कंप्लीट हो गई, और उसके बाद फिर जो होता है, मैंने आर्टिस्ट लोगों से मिलना शुरू किया। तो शुरू में मैंने बॉम्बे में करीब मैं 10-11 साल मुझे हो गए थे। तो मुझे टेक्निकली भी कई लोग जानते थे, चाहे डीओपी हो या फिर साउंड मैन हो, तो मैं सबसे मिला। तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम बनाओ, और जब रेडी होगा तो बताना, मिलना, मेरा डेट बता देना, ऐसा-ऐसा। तो उस बीच में मैंने कई सारे फाइनेंसियल लोगों से मिला, प्रोड्यूसर्स लोगों से भी मिला। तो सब्जेक्ट उनको काफ़ी पसंद आता था और वो सुनने के बाद उनको बड़ा ही अच्छा लगता था। वो तो 2 से 4-5 मिनट तक बिल्कुल साइलेंट हो जाते थे, वो स्टोरी उनके दिल में उतर जाती थी। लेकिन क्या था, सब कुछ आपको पता ही है कि आजकल लोग क्या है, कमर्शियली देखते हैं। तो उनका ये थिंकिंग था कि कहानी बहुत ही अच्छी है और एक पूरी इमोशन भरी हुई कहानी में। लेकिन क्या है कि बच्चों की फ़िल्म लोग देखते नहीं हैं और उस पे कोई पैसा उतना लगाता नहीं है, और इसकी कमर्शियली वैल्यू नहीं है। कहानी तो बहुत अच्छी है, लेकिन आजकल लोग मसाला वाली फ़िल्में चलती हैं, उसमें आइटम सॉन्ग हो, गाने हो। तो उनका जो भी ये कहने का वजह था ये सब, कि इस वजह से मतलब वो पैसे नहीं लगाना चाहते थे, कि उनको पता था कि चीज़ अच्छी है, लेकिन मेरा पैसा रिटर्न नहीं आएगा, कमर्शियली वैल्यू नहीं है। पता नहीं कमर्शियल वैल्यू आजकल क्या है, आप हर किसी से सुनेंगे तो बोलेगा ये कमर्शियली नहीं है। इंडिया से बाहर जो फ़िल्में बनती हैं, चाहे बच्चों की ही आप ले लीजिए, जैसे माजिद मजीदी ने फ़िल्में बनाई थी, कलर ऑफ पैराडाइज़, सॉन्ग ऑफ स्पैरोज़, चिल्ड्रन ऑफ हेवन, बच्चों की फ़िल्म देखिए, बाइसिकल थीफ, इटालियन फ़िल्म थी। तो एक से एक फ़िल्में बनी हैं और लोगों को सराहा गया है और कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। तो हो सकता है कि वहाँ के लोगों का नज़रिया कुछ और है, यहाँ के लोगों का नज़रिया कुछ और है। मतलब मैंने नोटिस किया है कि लोगों को अच्छी फ़िल्म से मतलब नहीं होती है। उनको होता है कि बस मैं जो पैसा लगा रहा हूँ तो वह कैसे रिटर्न हो। अभी पता नहीं किस हद तक ये सही है या नहीं है। तो और फिर मतलब आश्चर्य की बात ये भी होती है कि फिर लोग, यही लोग जो हैं, जो प्रोड्यूसर्स यहाँ के लोग जो हैं, वो रोना रोएँगे कि हमारे यहाँ जो फ़िल्में बनती हैं वो बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे जगह पे नहीं जाती हैं, ऑस्कर तक नहीं पहुँच पाती है। तो एक तो आप पुरानी थिंकिंग को लेकर चलेंगे, वही घिसे-पिटे चीज़ पे ही आप कमर्शियली का रट लगाएँगे, उसी तरह का सिनेमा बनाना चाहेंगे और कॉपी पेस्ट करेंगे दूसरों की फ़िल्में, और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि मेरी फ़िल्म जो है ऑस्कर तक जाए। तो आप तो कभी बंगाल की फ़िल्में कॉपी पेस्ट करके रीमेक बनाते हैं, कभी साउथ की फ़िल्में बना रहे हैं, और कुछ उनके लिए कुछ अगर नया करना हो तो फ़ॉरेन की कुछ फ़िल्में देख लेंगे और यहाँ के हिसाब से कॉपी पेस्ट करके बना देंगे। तो जो फ़िल्म जो पहले बन चुकी है, लोग देख चुके हैं, आप कैसे किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? ख़ैर, ये सब इन लोगों का ऐसा सोचना होता है, जिसकी वजह से अ, आप उनको कम्पीट नहीं कर सकते। तो ख़ैर, मैंने बूचा स्क्रिप्ट जब मेरी रेडी हुई तो 2 ढाई साल तक मैंने सभी जगह मैंने उसको नरेशन दिया। कई तरह के लोगों से मैं मिला, छोटे प्रोड्यूसर्स, बड़े प्रोड्यूसर, सभी से मैं मिला। तो लोगों का कहना था कि भाई इसमें कोई स्टार वैल्यू नहीं है,
बड़े आर्टिस्ट चाहिए। तो यहाँ पे वही तरीका है कि जैसे आप जाएँगे तो टालने के लिए होता है कि क्या इसमें कोई बड़ा आर्टिस्ट है? अगर बड़ा आर्टिस्ट ही रहेगा तो मैं आपके पास क्यों आऊँगा भाई? समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है। सपोज़ अगर कोई बड़ा आर्टिस्ट जो स्टार है, अगर वो रेडी हो जाता है मेरे संगीत को लेकर, तो मैं दर-दर क्यों भटकूँगा? आपके नाम से तो मुझे कई सारे प्रोड्यूसर्स मिल जाएँगे। या फिर कोई प्रोड्यूसर अगर रेडी हो जाता है बड़ा मार्केट का, तो उसके नाम पे मुझे बड़े-बड़े आर्टिस्ट मिल जाएँगे। तो वो कभी वो पूरा होता नहीं। प्रोड्यूसर्स बोलेंगे कि कोई बड़ा आर्टिस्ट है, कोई बड़ा आर्टिस्ट के पास अगर एक तो जा नहीं पाएँगे, अगर पहुँचेंगे तो बोलेगा कोई इसमें कौन प्रोड्यूसर है, कोई बड़ा प्रोड्यूसर है जो इसको लगा रहा है। तो एक चला आ रहा है ऐसा। तो इन सब चीज़ों के अलावा बीच में एक आपको रास्ता निकालना पड़ता है, अगर आपके पास आपका कुछ वैसा बैकग्राउंड नहीं है तो। तो इसीलिए काफ़ी टाइम लगता है और वक़्त लगता है। तो यही सब संघर्ष है और कुछ नहीं है। तो फाइनली जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी लोगों से मैंने बातचीत किया था, चाहे आर्टिस्ट हों या डीओपी हों, जो भी टेक्निकली टीम के लोग थे। तो जब एक वक़्त आया कि मैं सबसे बात किया कि चलो अब मैं जब मैं शेड्यूल वेड्यूल बना लिया कि भाई आपका इतना दिन का रहेगा, इतना दिन का रहेगा। तो बोला कि अच्छा बजट का आपने बताया नहीं। तो मैंने बोला कि बजट तो इस फ़िल्म का कुछ है नहीं। मैंने हर जगह कोशिश किया लेकिन हमें कहीं से फ़ाइनेंशियल मिला नहीं। तो इस फ़िल्म को मैं खुद ही बना रहा हूँ और अपने दम पर बनाऊँगा और कुछ मेरे 2-3 लोग टीममेट्स के लोग हैं, तो वही जो आपस में मिलकर जो सपोर्ट हो सकता है वही लोग करेंगे। और लेकिन हम कोई आपको फ़ीस नहीं दे पाएँगे। मैंने क्लियरली बोला, जो था सच्चाई जो थी वो मैंने बताया। लेकिन आपका आने-जाने का खर्चा हम वो आपका मेंटेन करेंगे और जहाँ सेट रहेगा वहाँ पे रहने का सबका व्यवस्था रहेगा और खाने-पीने में कोई कमी नहीं रहेगी, वो सारी चीज़ें रहेगी। तो धीरे-धीरे एक-एक करके लोग मना करते गए। तो उनको लगा कि भाई बिना फ़ीस का काम कैसे कर सकते हैं? तो हो सकता है उनका सोचना सही हो, भाई बिना फ़ीस का लोग क्यों काम करेंगे? लेकिन उनमें से कुछ लोग मुझे ऐसे मिले कि जो 1-2 लोग तैयार हुए, जो बोले कि नहीं मेरे लिए फ़ीस बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मेरे लिए काम इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अच्छा अगर काम है और ये बिल्कुल अच्छी स्क्रिप्ट है तो मैं करना चाहूँगा और इस काम से ही मुझे मेरा एक बड़ा अच्छा प्रोफ़ाइल बनेगा। तो काम से ही काम मिलता है। तो जो लोग इस तरह का सोच रखते थे, तो वो मेरे साथ जुड़े और जो सिर्फ़ पैसों को लेकर सोचते थे, तो वो बिल्कुल अलग हो गए। तो फिर मैंने फाइनली जो आर्टिस्ट मुझे जो इकट्ठा करना था, तो मैं पटना से हूँ, तो पटना में 2 थिएटर हैं, कालिदास रंगालय है और वहाँ पे प्रेमचंद रंगशाला है। तो दोनों जगह मैं गया और करीब 2011-12 के आसपास मैंने एक शॉर्ट फ़िल्म बनाई थी चूटा। तो उस दौरान भी जो मैंने शॉर्ट फ़िल्म बनाई थी और कुछ आर्टिस्ट जो मेरे साथ काम किए थे, तो मुझे बहुत पहले से लोग जानते थे वहाँ पे। तो मैंने वो आर्टिस्ट लोगों का एक टीम बनाया और जो 15 साल, 17 साल से वहाँ संघर्ष कर रहे थे, सारे सीनियर आर्टिस्ट थे। तो मैंने 3 दिन का ऑडिशन रखा था। तो अपने मोबाइल से ही किया क्योंकि बजट था नहीं, मोबाइल से ऑडिशन रखा, प्रेमचंद रंगशाला का एक हॉल था। तो वहाँ पे सारा ये सब चला। तो फाइनली 3 दिन के अंदर में सारा आर्टिस्ट जो भी मेरा था वो मैंने फाइनल कर लिया और सब लोगों को बुलाया और 10 मिनट का एक शॉर्ट में एक ब्रीफ रखा, नरेशन रखा, ताकि सभी को अपना-अपना कैरेक्टर समझ में आ जाए किनका क्या है। तो जब हमारी टीम इस तरह से रेडी हो गई, तो फिर शूट शुरू करने से पहले आपको पता है कि रेकी पे जाते हैं, तो मैं लोकेशन पे गया, एक बार गया और सारा चीज़ वो ब्लॉकिंग किया, कहाँ पे कौन एक्टर का घर रहेगा और कहाँ पे बाहर में क्या रहेगा, रोड कहाँ पे कौन-सा सीन करना है। तो सारा चीज़ वो ब्लॉकिंग किया, सारा चीज़ वो फाइनलाइज़ किया, फिर कई सारे 400-500 फ़ोटोज़ सबके निकाले, फिर घर को कैसे डिज़ाइन करना है, क्या करना है। तो एक बार में वो चीज़ हो नहीं पाता है, जब वापस आया तो फिर दोबारा गया, फिर तीसरे बार गया, क्योंकि वापस आने पे उसका स्टडी करता था कि हाँ, ये ऐसे है, ऐसे एक्टर यहाँ बैठेंगे, यहाँ खड़े होंगे, अच्छा घर में ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए आपने जैसा इमेजिन किया है लोकेशन एग्ज़ैक्टली तो मिलता नहीं है। तो अगर बजट रहता है तो सारा कुछ वो अरेंज बड़ी ईज़िली हो जाता है और अगर बजट नहीं है तो सारा कुछ आपको अपने माइंड से ही करना पड़ता है। मतलब एक क्रिएटिविटी से ही सारा कुछ वो आप कर सकते हैं। तो उस तरह से मैंने सारा वो फिर एक सेटअप जो बनाया और पृथ्वी थिएटर में एक मेरा फ्रेंड था तुषार, तो उसने काफ़ी काम किया हुआ है। वो भी 10-15 साल पृथ्वी थिएटर में प्रोडक्शन का काम करता था, सेट डिज़ाइनिंग का काम करता था। तो उसका अनुभव भी मुझे काफ़ी काम आया। तो जहाँ भी सेट डिज़ाइनिंग का जो काम था कि इस कमरे में या यहाँ पे ऐसा और क्या-क्या चीज़ें हो सकती है सीन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो हम लोग डिस्कस करते थे जब भी रेकी पे जाते थे, तो काफ़ी मुझे सपोर्ट मिला।
तो ये सारा चीज़ जब रेकी हो गया तो फिर मैंने सभी आर्टिस्ट का शेड्यूल बनाया और सबका बताया कि इसका इतने दिन का रहेगा, इसका इतने दिन का रहेगा, और सभी का ट्रेन का टिकट कराया। जो बॉम्बे से भी कुछ लोग थे, जहाँ-जहाँ से जो लोग थे, आने-जाने का वो सब व्यवस्था किया। फिर पर्टिकुलर एक डेट को बुलाया और सब हम लोग पटना में इकट्ठा हुए, और जाने से पहले 10 दिन तक मैंने सभी आर्टिस्ट का रिहर्सल कराया, जो भी हमारा स्क्रिप्ट था, जो सीन था। क्योंकि हम लोग नए थे और क्या होता है कि हमारे पास बजट है नहीं, एक-एक दिन भारी पड़ेगा और 1 महीने का शेड्यूल था। तो मैंने 10 दिन इसलिए कराया ताकि जो भी गलतियाँ हों सब यहाँ पे ही दूर हो जाएँ और सारे आर्टिस्ट जो है अपने रिदम में आ जाएँ, एक फ्लो में आ जाएँ। उनको पता होगा कि हाँ, मेरा कैरेक्टर क्या आता है, कि वहाँ बड़ी ईज़िली से जाकर वो लोग परफ़ॉर्म करें, और बहुत ही हेल्प मिला। तो सबको क्या है कि 2 दिन 3 दिन अपने कैरेक्टर को पकड़ने में लगे समय। तो इस तरह से सब अपना-अपना जो कैरेक्टर जब समझ में आ गया, तो फिर बड़े अच्छे से वो लोग सब एक तरह से मेंटली प्रिपेयर हो गए, और कि कैसे उनको कैरेक्टर अपना करना है। चाहे हमारा लीड रोल जो बूचा था बच्चा, उसको भी, क्योंकि वो बच्चा था, उसने भी कभी कोई फ़िल्म, सिनेमा या शॉर्ट फ़िल्म नहीं किया था, तो उसे भी काफ़ी मौका मिला एक तरह से अपने आप को निखारने में। तो क्योंकि हमारी पूरी फ़िल्म उसके कंधे पे ही थी, तो काफ़ी अच्छे से वो भी तैयार हो गया, और वो कैची भी था बच्चा, जो चीज़ करता था, देखता था, वो बहुत अच्छे से समझ जाता था। तो इस तरह से मैंने सारी चीज़ यहाँ पे रिहर्सल के बाद रेडी किया, और फिर और मेरे लिए आसान बात ये हुई कि बूचा जो मेरी फ़िल्म थी, एक जो फ़ीचर फ़िल्म, चिल्ड्रन फ़ीचर फ़िल्म, ये गाँव के ऊपर फ़िल्म थी कि एक 6 साल का अनाथ बच्चा है, उसको बायोस्कोप देखना है। उसको पता है कि हर साल रामनवमी के दिन एक बायोस्कोप वाला आता है इस गाँव में बायोस्कोप दिखाने, लेकिन वो अनाथ बच्चा है तो उसको पैसे कौन देगा? उसको तो खाने के ही ठिकाने नहीं है। तो कैसे उसी गाँव में रहकर अलग-अलग तरीके से वो ₹5 इकट्ठा करता है बायोस्कोप देखने के लिए। ये फ़िल्म की एक कहानी होती है, बाकी उसका अपना एक संघर्ष होता है। क्योंकि हमारी फ़िल्म जो है गाँव के ऊपर बेस्ड थी, तो सारी प्रॉपर्टीज़, कॉस्ट्यूम सब हमें खरीदने नहीं पड़े, सारा गाँव से ही अरेंज हो गया था। तो जब हम गाँव पे गए, तो जब लास्ट टाइम जब रेकी के लिए मैं गया था, तो उस टाइम पे सारा प्रॉपर्टी का अरेंजमेंट कर दिया था। जैसे साइकिल तो आराम से ईज़िली मिल जाता है गाँव में, फिर किसका कपड़ा क्या चाहिए तो वो सभी कर लिया था। लेडी लोग जो थी वो बोली कि हम साड़ी दे देंगे, तो उनको भी बड़ा एक था कि भाई हमारी साड़ी फ़िल्म में आ जाएगी। फिर गाँव के जो जनरली जो लोग कुर्ता पैजामा पहनते हैं या शर्ट पैंट पहनते हैं, जो तो उस तरह का। फिर प्रॉपर्टी में जो लकड़ी का खिलौना था, जो गाड़ी लेकर बूचा चलाता है, बूचा फ़िल्म में देखेंगे आप जो ओपनिंग सीन है, तो वो सब गाँव से, सारा कुछ गाँव से अरेंज हुआ है। फिर थैला लेकर जो शंभू काका आते हैं, वो जो बूचा के काका के जो फ्रेंड हैं, वो सब कुछ एक-एक चीज़, सारा चीज़ गाँव से ही है। तो इस तरह से जब मैंने सारा शेड्यूल बनाया, एक डेट पे सबको बुलाया और अपनी पूरी तैयारी की, और मुझे एक सीनियर फ्रेंड मेरे हैं वो सचिन जी, तो वो बॉलीवुड में काम करते हैं एज ए डीओपी, तो उन्होंने मुझे 14-15 फ़िल्म रिकमेंड किया जो बच्चों को लेकर फ़िल्म बनी थी, और 1-2 यहाँ की थी और बाकी बाहर की फ़िल्में थी, आउट ऑफ इंडिया, अमेरिकन फ़िल्म कह सकते हैं, कुछ ईरानियन फ़िल्म थी। तो उनका कहना था कि ये भी देखो। हालाँकि हमें वो चीज़ बनाना नहीं है, लेकिन देखने से क्या होता है कि आपका दिमाग खुलता है, आपको पता होता है कि अच्छा ऐसे भी फ़िल्म बन सकती है, एक बच्चे की फ़िल्म ऐसे भी बनाया जा सकता है, ऐसे भी बनाया जा सकता है, इसका कैनवस ये हो सकता है। तो काफ़ी सीखने को मिलती है। तो वो भी काफ़ी काम आया, मैंने देखा, और जो भी मैंने 2 साल, 2.5 साल जो रिसर्च किया था, तो वही मेरा काफ़ी काम आया। क्योंकि सेट पे जब मैं गया तो बहुत ही नर्वस रहता था, क्योंकि सारा काम मुझे खुद ही करना होता था। तो क्योंकि सारा चीज़ मेरे कंधे पे ही था, मुझे भी मैनेजमेंट का भी काम सँभालना था, राइटिंग का भी काम देखना था, और सारी टीम को भी लेकर चलना था। हाँ, और इससे पहले जब मैंने बूचा फ़िल्म बनाने से पहले मैंने अपनी तैयारी कर ली थी प्रैक्टिकली। उसके पहले मैंने 2 शॉर्ट फ़िल्म बनाई थी, एक ब्लडी वाटर और एक चूटा। तो मैंने दूसरे के कैमरे से ही, जो एक फ्रेंड था उसके पास सोनी का कैमरा था, तो उसको लेकर ही बनाया था, ताकि एक प्रैक्टिकली काम हो जाने से बहुत अच्छा होता है। जो भी गलतियाँ हैं वो सब आप अपनी फ़िल्म में नहीं करेंगे, तो ये बहुत फ़ायदा मिलता है। ताकि मुझे था कि जब मैं बूचा फ़िल्म बनाऊँ तो उसके पहले मेरी सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, जो भी डाउट है। इसलिए मैंने 2 शॉर्ट फ़िल्म ज़रूर बनाई थी। और उसी दौरान मुझे कैमरे की बड़ी दिक्कत महसूस हुई। जैसे क्या है कि आप अगर कैमरा हायर करेंगे तो बहुत ही खर्च हो जाता है, चाहे कितना भी लो बजट लेकर चलें आप, तो भी 1 लाख, 1.5 लाख लेंस के जोड़कर वो, मतलब उतना तो लग ही जाता है मिनिमम। तो मुझे लगा कि उससे अच्छा है कि मतलब मैं खुद का एक कैमरा खरीद लूँ। तो जो भी मेरे पास पैसे थे, तो मैंने जोड़-जोड़ के, जुगाड़ करके एक 60,000 के आसपास का मैंने एक कैमरा खरीद लिया। उस समय नया आया था।
FZ-1000, ये पैनासोनिक का कैमरा था। तो 4K था, 4K तो एक्चुअली फुली होता नहीं है, लेकिन बट रेज़ोल्यूशन बहुत ही बढ़िया था, मतलब ऑलमोस्ट 4K के नियर बाय। तो बड़ा अच्छा रहा है, और उसमें आप लेंस जो था वो इंटरचेंजेबल लेंस नहीं था, वो उसमें अटैच था, आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो मुझे था कि चलो अब डूबते को तिनके का सहारा, जिसके पास कुछ भी नहीं है वो भी मिल जाए तो बहुत है। तो मुझे था कि चलो जो भी है अब इसी में मुझे खेलना है। तो उस कैमरे से काफ़ी प्रैक्टिस किया, उसके बाद फिर शूट पे गए, और फिर एक-एक दिन करके फिर हम लोग शूट निकालते रहे। काफ़ी तकलीफ़ आई, दिक्कत आया, फिर बीच में हम लोग बीमार भी पड़े, मैं भी बीमार पड़ा, मुझे जॉन्डिस हो गया, 1.5 महीने तक मैं पड़ा रहा। और जो मिल लीड एक्टर था बूचा, वो भी 10 दिन के लिए बीमार पड़ गया था। तो क्या था कि मेरे साथ दिक्कत ये हुई कि सब कुछ मेरे कंधे पे था, खाने-पीने का होश नहीं रहता था। हालाँकि 3 टाइम सब व्यवस्था था खाने का, सुबह का ब्रेकफ़ास्ट 7:30 के आस-पास, फिर हम लोग 8 बजे शूटिंग शुरू करते थे। फिर 12:30 बजे लंच टाइम होता था, फिर डिनर का टाइम 9:30 बजे के आस-पास होता था। लेकिन मैं नहीं खा पाता था क्योंकि सारा कुछ मेरे ऊपर था, तो मैं सब सीन में ही, ये मैं सब तैयारी में लगा रहता था। सुबह का ब्रेकफ़ास्ट मैं दोपहर में कर रहा हूँ, और दोपहर का खाना नहीं खा पाता था, सीधा रात में खा रहा हूँ। तो इस तरह से मेरी हेल्थ जो है थोड़ी-सी गड़बड़ हो गई, इसके चलते मैं बीमार पड़ गया। फाइनली फ़िल्म मेरी कंप्लीट हुई। अब ये ठान लिया था कि चाहे जो कुछ हो जाए, खुद अपने दम पे सब कुछ लेकर चला हूँ, तो इसको कंप्लीट करके ही रहूँगा, और फ़िल्म को पूरी कंप्लीट किया, और पूरी फ़िल्म इस तरह से मेरी बूचा जो है वो शूटिंग कंप्लीट हुई। तो ये था कि चलो पहले शूटिंग कंप्लीट हो जाए, फिर बाद में देखेंगे कि मतलब बाकी क्या करना है, कैसे करना है पोस्ट का काम। ये पता था कि चलो पैसे तो है नहीं, पोस्ट का काम कैसे होगा, लेकिन ये था कि चलो एक-एक करके, पहले एक-एक फ़ेज़ करके कंप्लीट करते जाएँगे। पहला फ़ेज़ में शूटिंग कर लें, उसके बाद पोस्ट का एक-एक काम देखेंगे। पहले एडिटिंग का देखेंगे कैसे क्या व्यवस्था होगा, फिर उसके बाद का जो बाकी का म्यूज़िक का होगा, ये सब होगा, सब वो देखेंगे बाद में। तो फाइनली इस तरह से करके मेरी बूचा फ़िल्म कंप्लीट हुई, और फिर 10 से 15 दिन का रेस्ट लिया कंप्लीट होने के बाद, और फिर कुछ-कुछ मैंने कैमरा का सीखा था, बेसिक मैं सीखा था, ताकि ज़रूरत पड़ने पे कुछ-कुछ मैं निकाल सकूँ, कर सकूँ। तो उसका टाइमलाइन पे सारा डाला, और जो फर्स्ट रफ़ कट एडिट होता है वो मैंने किया सारा। और उसके बाद फिर एक मेरे मित्र हैं जिन्होंने फ़िल्म में म्यूज़िक दिया था, रितेश नलिनी। तो बड़ी अच्छी सेंस है उनकी म्यूज़िक की, और बड़े अच्छे बैकग्राउंड स्कोर भी देते हैं। तो उन्होंने सारा ज़िम्मा सँभाला था। उन्होंने, अब हम उनको काफ़ी टाइम से जानते थे। उनको भी पता था कि फ़िल्म की कोई बजट है नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि भई अच्छी फ़िल्म हो तो हम ऐसे ही करेंगे, कोई बजट का इश्यू नहीं है। तो उन्होंने सारा ज़िम्मा सँभाला था। तो फिर एडिटिंग के लिए फिर एक बंदे को सजेस्ट किया गया कि भाई ये बंदा है, तो उसने कोई फ़िल्म कुछ नहीं किया है, लेकिन वो भी एक क्रेडिट चाहता है। तो हमने कहा कि भाई चलो अच्छी बात है। तो हमें भी ऐसे लोग चाहिए जो सिंसियर हों और कुछ काम करना चाहते हो, उनका भी प्रोफ़ाइल बने, अच्छी बात है। तो इस तरह से मिल-जुल कर अरेंज करके, यहाँ-वहाँ दौड़-भाग करके, जुगाड़ करके पूरी फ़िल्म जो है वो हमने कंप्लीट की, पोस्ट का काम। आपने देखा होगा उसमें साउंड का भी काम नहीं हो पाया है, और जो भी आपने जो डायलॉग सुने होंगे वो सब लाइव ही है। डिजिटल रिकॉर्डर से रिकॉर्ड करके सब किया था, क्योंकि बजट था नहीं। तो किसी तरह से पूरी पोस्ट का काम वो हमने कंप्लीट किया, जो भी एक बेसिक हो सकता था। पता था कि इससे आगे तो जा नहीं सकते हैं, लेकिन ये था कि फ़िल्म को आधा करके बंद कर नहीं सकते हैं, चाहे जैसे पूरी एक फ़िल्म कंप्लीट करना है, क्योंकि जब तक बनाएँगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? तो इस तरह से मैंने बूचा फ़िल्म जो है पहले स्क्रिप्ट रेडी किया, फिर उसके बाद टीम बनाया, फिर सबका रिहर्सल रखा, फिर सबका शेड्यूल बनाया, फिर पोटपट्टी, कॉस्ट्यूम अरेंज किया, और फिर अपनी प्रैक्टिस, अपना रिसर्च किया, और इस तरह से फिर कैमरा लेकर और आर्टिस्ट लेकर सेट पे निकल पड़ा। तो पूरी फ़िल्म हमारी पटना से 2.5 घंटे की दूरी पे है नालंदा, जहाँ नालंदा का जो खंडहर काफ़ी प्रसिद्ध है, वर्ल्ड फेमस है नालंदा खंडहर के नाम से। एक टाइम पे चाणक्य वहाँ पे पढ़ाया करते थे। तो वही खंडहर से, नालंदा खंडहर से 1.5 किलोमीटर और अंदर जाएँगे तो वहाँ पे एक गाँव था, वहाँ पे हमारी पूरी फ़िल्म की शूटिंग हुई थी, और एक रिमोट विलेज था वो। तो बड़ा ही सबको मज़ा आता था, हमें भी मज़ा आता था, क्योंकि क्या है कि आजकल लोग गाँव से बिल्कुल दूर हो गए हैं। तो गाँव में रहकर बनाना, और वो चीज़ जब एक ज़हन में होता है कि यार, जब बचपन तो हमारा गाँव में बीता है तो बड़ा मज़ा आता था, सारे आर्टिस्ट को मज़ा आता था, क्योंकि सब लोग गाँव से ही थे। तो अब गाँव के लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया, हमेशा हमारे साथ लगे रहते थे। कुछ 5-6 लोग तो हमेशा रहते थे सेट पे, और बहुत सपोर्ट करते थे। जैसे कपड़े ला देना, साड़ी ला देना, ये कर देना, वो कर देना। तो हमने उनको बोला था कि आप अपने घर पे खाना नहीं खाएँगे, जब तक हमारा शूट कले चलेगा
जब तक हमारा शूट चलेगा आप तीनों टाइम हमारे साथ ही सेट पे खाएँगे। तो उनको भी बड़ा अच्छा लगता था कि चलो अपने साथ इन्होंने इन्वॉल्व किया है। तो इस तरह से पूरी एक फ़िल्म बूचा हमारी बनी। तो दोस्तों जितना भी डिटेल में बात करें कम ही है। तो अगर लगा कि हाँ, इस पे और भी डिटेल में बात करनी है तो एक वीडियो और मैं बनाऊँगा। तो फ़िलहाल अभी तक के लिए इतना ही। और दोस्तों अगर मेरी ये अपनी जर्नी जो आपको अगर पसंद आई होगी, जो भी बूचा फ़िल्म मैंने बनाया, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और हमारा उत्साह बढ़ाएँ अच्छी-अच्छी फ़िल्में बनाने को लेकर। तो मिलते हैं कुछ नई बातों, नई एक्सपीरियंस और नए किस्सों के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।